गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। पहले इसी बात को समझ लो कि कौन सा दर्पण कब किसी वस्तु के प्रतिबिंब को, ऑब्जेक्ट की इमेज को छोटा बनाता है या बड़ा बनाता है, और यहां से सवाल भी आता है। देखिए भाई साहब, मैं एक एक करके दोनों दर्पणों के बारे में आपको बताऊंगा। होता क्या है कि ये मेरे पास एक अवतल दर्पण है, ये एक कॉनकेव मिरर है। इसका कहीं पर फोकस होगा। भाई फोकस कौन सा पॉइंट होगा? जहां पर ये किरणों को इकट्ठा कर रहा होगा, इसके ऊपर किरणें आके पड़ेंगे, और जहां पर ये किरणों को इकट्ठा करेगा वहां इसका फोकस होगा। मान लो यहां इसका फोकस है, यहां इतनी दूरी पर। अगर आप, ये इसका पोल होगा, ये इसका फोकस होगा। अगर आप फोकस से आगे किसी वस्तु को रखोगे, अच्छा ऐसा तो नहीं है पोल के भी पार वस्तु रख दोगे, यहां वस्तु रखने का क्या फायदा है, यहां तो पॉलिश है। तो यहां अगर फोकस और पोल के बीच में कह दो या फोकस से आगे वस्तु रखोगे तो उसकी इमेज बड़ी बनती है, और जैसे जैसे आप उसे पीछे ले जाओगे वो छोटी बनती हुई चली जाएगी। इस बात को आइए जरा फील करते हैं, उसके बाद हम इसको लिख लेंगे। देखिए ये मेरे पास एक अवतल दर्पण है, और आप एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करें। इसमें आपको सामने क्या दिख रहा है, मैं आपको बता दूं। इसमें आपको सामने दिख रही है आपके कमेंट, जिस एलईडी में मैं पढ़ता हूं वो एलईडी। और जरा देखना, अब मैं आपको बताऊंगा, ये एलईडी यहां से शुरू हो रही है, यहां से। और अब मैं इस दर्पण को हिलाता हुआ चला जा रहा हूं, और ये एलईडी पूरी क्रॉस होती चली जा रही है, और ये एलईडी ही खत्म नहीं हुई है अभी तो। अब ये जाके एलईडी आपकी खत्म हुई है, अब ये एलईडी आपकी जाके खत्म हुई है, और आपको मेरा शक्ल दिख रही हो इसमें, तो मेरा चेहरा भी अब आपको इसमें दिख रहा होगा। यानी कि ये एलईडी की इतनी बड़ी इमेज बना रहा है कि वो इसमें समा ही नहीं रही है। एलईडी जितनी बड़ी है उससे भी बड़ी इमेज बना रहा है। अब मैं इसको पीछे ले जाना शुरू करता हूं, और आप मुझे ये देख के बताना कि क्या इसमें सामने के कैमरा या एलईडी की इमेज छोटी दिखेगी या बड़ी दिखेगी। जो भी चीज़ें आपको दिखे, मैं इसको फोकस कर लेता हूं कहीं। चलो मानो मैंने इस कैमरे पर फोकस कर लिया, तो ये इमेज आपको अब छोटी नजर आ रही है, बड़ी नजर आ रही है? एक बार देख के बताना। देखो, और थोड़ा सा फोकस करिए। अब देखो मेरे हिसाब से वो एलईडी जो सामने की है ना, इसमें पूरी नजर आ रही है आपको। आपको इसमें पूरी की पूरी नजर आ रही है, ये लो, पूरी एलईडी आपको इसमें दिख रही है। यानी कि जैसे जैसे पीछे ला रहे हो तो इमेज कैसी बनती चली जाती है, छोटी बनती चली जाती है। यही इन मिरर्स की कलाकारी है कि वस्तु के नजदीक रख दो तो बड़ा बना देगा इमेज, अगर आपको बड़ा बनाना है तो वस्तु के नजदीक रख दो, और छोटी बनाना है तो पीछे रख दो। हर एक स्थिति पर आपसे 4 सवाल बनेंगे कि कहां किस तरह का इमेज बनेगी। तो यह पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और हम पहले पढ़ते हैं समतल अवतल दर्पण के द्वारा। अवतल दर्पण किस किस तरह के प्रतिबिंब बना सकता है, देखें एक बार, मुझे बस 1 मिनट का समय दे दीजिए। देखिए ये है एक अवतल दर्पण, ज्यादा बड़ा बन गया, और इसमें वो वस्तु को ना टोटल 6 जगह रखेगा। अवतल दर्पण में वो वस्तु को 6 जगहों पर रखेगा। कहाँ कहाँ रखेगा देखिए ये है पोल, ये है फोकस, ठीक है। मैं इसी को 6 बार कॉपी करता हूँ। 2, 3, 4, 5 और 6। अब वो वस्तु को कहाँ कहाँ रखेगा, देखिए आपसे कहेगा कि एक बार रखी हुई है वस्तु फोकस के सामने। अच्छा इसमें एक पॉइंट और कॉपी करिए, सी। सी क्या होता है लिख के बताओ सभी एक बार, जानते हैं ना? मैंने कहा था कि कल फिर बार बार मत पूछना कि सी क्या होता है। एक बार वो वस्तु को फोकस के सामने रखेगा, एक बार फोकस पे रखेगा, एक बार फोकस के पीछे और सी से पहले रखेगा, एक बार सी पर ही टिका देगा, एक बार सी से थोड़ा पीछे रखेगा, और एक बार सी से कहीं बहुत दूर इनफाइनाइट पे रख देगा। ये वस्तु सी के ठीक पीछे है, और ये वस्तु सी से ना बहुत पीछे है, कहीं बहुत दूर इनफाइनाइट पे है। ठीक। आपसे इन सब केसों में ये पूछेगा कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके गुण बताओ, उसकी प्रॉपर्टीज बताओ, कैसा गुण, कैसा प्रतिबिंब इसमें बनेगा। तो मुझे बस 1 सेकंड का आप समय दे दीजिए, मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग कर लूं। 2, 3, 4, 5। ठीक है, आगे देखिए। केवल 4 गुण, 1, 2, 3 और 4। चलिए अब देखो, पहले आपने इनको ना 10th क्लास में रे डायग्राम से पढ़ा होगा। हाँ बहुत बढ़िया, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। 10th क्लास में आपने रे डायग्राम बना बना के पढ़ा होगा। लेकिन एयरफोर्स में जहां आपको 48 सेकंड तो एक ऐसे लेंदी क्वेश्चन के लिए मिलते हैं, न्यूमेरिकल के लिए मिलते हैं, ऐसे सवालों के लिए तो हार्ड टू हार्ड 10 सेकंड लगाने हैं, तो 10 सेकंड में रे डायग्राम तो नहीं बना पाओगे। इसलिए आपको बड़ा जरूरी है कि इनके उत्तर सीधे आप याद कर लो, है ना। लेकिन चलो मैं पहला केस आपको रे डायग्राम से बता देता हूं, लेकिन सारे केस रे डायग्राम से हम नहीं पढ़ेंगे। देखिए जैसे ये है आपका एक अवतल दर्पण, और हम ये देखेंगे कि अगर मान लो अवतल दर्पण में हमने वस्तु को कहीं रख दिया तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, यही चीज तो पढ़ रहे हैं। ये फोकस है, ये सी है, और हमने वस्तु को कहाँ रखा हुआ है, वस्तु को मान लो हमने फोकस के सामने रख दिया। अब देखिए क्या होगा। एक इमेज तब बनती है जब 2 किरणें आपस में कहीं मिलती हैं, तो कम से कम आपको वस्तु से चलने वाली 2 किरणें लेनी पड़ेंगी। हालांकि एक वस्तु से हजारों किरणें निकल सकती हैं, लेकिन हमारी काम 2 में ही बन जाएगा। ये किरण निकली ऐसे, दर्पण से टकराई, और जो किरण, अच्छा इसके कुछ नियम और मैं आपको बता देता हूं
इसके ना नियम और लिख लो, एक सेकंड रुक जाओ, बस एक छोटा सा टॉपिक और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, आप फटाफट से उसको समझ जाओगे। प्रतिबिंब के बनने से पहले प्रतिबिंब के बनने के नियम समझ लो। प्रतिबिंब बनने के नियम यानी कि लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी किरण कहीं से भी आएगी कहीं से भी जाएगी, इसके अपने नियम हैं। क्या क्या नियम होंगे, बस मुझे एक सेकंड का आप समय दे दीजिए। और जो नियम अवतल दर्पण के लिए होंगे वही उत्तल के लिए होंगे। ये हो गया आपका एक अवतल दर्पण जिसका ये पॉइंट है फोकस और ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है पोल। तो टोटल हम 4 नियम पढ़ेंगे, 1 2 3 4। क्या क्या नियम है? पहला नियम, अगर कोई किरण, ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद कहां से लौटेगी? फोकस से होकर लौटेगी। अगर कोई किरण एफ से जाएगी तो कहां से टकरा कर लौटेगी? एफ से लौटेगी। लेकिन अगर मान लो तुमने टॉर्च ही यहां से ऐसे जलाई जूम कि किरण आ ही फोकस से रही है तो वो ठीक इसका उल्टा व्यवहार करेगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर चली जाएगी। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो फोकस से गुजरेगी और जो फोकस से आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएगी, पैरेलल एक्सिस के पैरेलल होकर चली जाएगी। ठीक है भैया। आगे जो किरण पोल से आकर टकराएगी वो लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, ये अभिलंब कहलाएगा। भाई मुख्य अक्ष अभिलंब की तरह काम करेगा और जितने एंगल से वो आई है उतने ही एंगल से वो वापस चली जाएगी। ये आर एंगल है और यहाँ एंगल आई एंगल आर के बराबर हो जाएगा। अगर कोई किरण आती ही सी से है, ऐसे करके आती है, तुमने टॉर्च वहां जलाई है कि किरण सी से आ रही है, तो ये किरण अपने रास्ते लौट जाएगी बिल्कुल सीधी। ये किरण अपने ही रास्ते से लौट जाएगी बिल्कुल सीधी। तो करेंगे एक बात हम सब कि हाँ जी भैया ठीक है, मुझे आपकी बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, तो बताएंगे कि ये चारों नियम मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो गुजरेगी फोकस से, फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, पी पर पड़ी, ध्रुव पर पड़ी तो जिस एंगल से आई है उस एंगल से चली जाएगी और सी पर पड़ी तो अपने ही रास्ते वापस लौट जाएगी। ठीक, तो चलिए इसको यहाँ अप्लाई करते हैं एक बार। मैंने कहा कि 2 किरणें हमें लेनी है वस्तु से गुजरने वाली, एक जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहाँ से गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है, ऐसे गुजर जाएगी, है ना। और दूसरी किरण हम ले लेते हैं कि इससे किरण निकली, इससे तो हर दिशा में किरण निकल रही है भाई, इसमें भी निकल रही है, इसमें भी निकल रही है, लेकिन मैं वो ले रहा हूं जो सिर्फ मेरे काम की है। जो किरण यहाँ आके पड़ेगी वो इस तरीके से निकल जाएगी। तो मुझे बताइए कि क्या ये किरणें कहीं यहाँ आपको मिलती हुई नजर आएंगी? ये कहीं भी मिलती हुई नजर नहीं आएंगी। 2 पैरेलल रेज जा रही है, वो कहाँ मिलेंगी? तो मैं क्या मान लेता हूँ कि इनको पीछे एक्सटेंड करूँ और मैं मान लेता हूँ कि ये कहीं पीछे मिल जाएंगी। देखिए वास्तव में नहीं मिलेंगी, अरे रुक जा भाई, ये बस हमें पीछे मिलती हुई नजर आएंगी ऐसे, ये हमें कहीं पीछे मिलती हुई नजर आएंगी और जहां पर ये मिलती हैं वहीं पर इमेज बन जाती है। तो इमेज कहाँ बन रही है? पीछे बन रही है, दर्पण के पीछे इमेज बन रही है, मिरर के पीछे इमेज बन रही है। बेसिकली ये इमेज किरणों के मिलने से नहीं बनी है, ये तो तुमने जबरदस्ती मिलाई है, ये किरणों के फैलने से बनी है। तो किरणों के फैलने से जो प्रतिबिंब बनता है, ये इमेज बनी है वस्तु की, वो कैसा प्रतिबिंब होता है? तो क्या शुरुआत में ही हमने नहीं पढ़ा कि वो आभासी इमेज होती है, वर्चुअल होती है, और ये देखने से भी लग रही है। आप हमेशा याद भी रखोगे, हर एक के लिए हम रे डायग्राम नहीं बनाएंगे ना, पेपर में आपके पास इतना समय होगा कि आप रे डायग्राम बनाएं। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं अगले 10 मिनट में आपको सारे केस यहां याद हो जाएंगे। 4 गुण आपको पढ़ने पड़ेंगे, आभासी या वास्तविक तो आभासी, सीधा या उल्टा तो आप कहोगे सीधा, वस्तु से छोटा या वस्तु से बड़ा तो आप कहोगे आकार में बड़ा, एन लार्ज। दूसरा इसकी स्थिति, चौथा इसकी स्थिति, स्थिति कहाँ है? ये तो दर्पण के पीछे है, आप कहोगे कि प्रतिबिंब कहाँ बना है? दर्पण के पीछे बना है, बिहाइंड द मिरर बना है। तो ये 4 गुण हमें बताने होंगे, लेकिन बना बना के नहीं बताएंगे, हम डायरेक्टली इनको याद करेंगे। आओ मैं आपको सीधा याद करा देता हूं। अब टोटल 6 केस हैं, हर एक के 4 गुण हैं, 24 गुण, 24 प्रॉपर्टीज हमें यहां पर याद करनी है। और अगर अवतल दर्पण के लिए 24 हैं तो उत्तल दर्पण के लिए और 24 होंगे, 48, और टोटल 48 ही लेंसों के लिए हो जाएंगे, क्योंकि लेंस में भी 2 बनेंगे, उत्तल अवतल लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, तो 96। और 96 गुणों को डायरेक्ट अगर आप रट्टा मारने की कोशिश भी करोगे तो कोई फायदा नहीं है, भूल जाओगे। आपको हर एक गुण को समझना पड़ेगा, 96 के 96 गुणों में से आपको हर एक गुण को ट्रिक से याद करना पड़ेगा। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप बस मेरी बात पे चलो, अपनी जिद छोड़ देना कि रे डायग्राम, और फोकस कर लो थोड़ा सा, एक एक गुण यहां पर याद हो जाएगा। अब अगले 5 मिनट मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनिए। अगर वस्तु फोकस के आगे रखी है तो हमने ये देखा कि प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब बनता है आभासी, ये तो हमें याद हो गया, ये तो हमने बना के भी देख लिया। प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। बाकी के सभी केसों में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ऐसे आप याद रखोगे। बाकी के सभी केसों में इमेज कैसी बनती है जी? रियल बनती है। बाकी के 5 के 5 केसों में इमेज कैसा बनती है? रियल बनती है, वास्तविक बनती है।
उसके अलावा आभासी प्रतिबिंब तो हमेशा सीधा होता ही है, इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा इरेक्ट इमेज होती है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा। उल्टे का मतलब इनवर्टेड। तो बाकी सारे केसों में तो कैसा बनेगा? ये उल्टा ही बनेगा। बताओ भाई, करिए आप एक बार थम्स अप कि हाँ जी मुझे आपकी बात बड़े अच्छे से समझ में आ चुकी है। बताइए, क्लियर? ठीक है, आगे आप देखिए। अब बात आती है कि इसका आकार कैसा होगा, साइज कैसा होगा। तो साइज के लिए ना आप तीन चीजें याद रखोगे। पहली चीज कि पहले पकड़ लो सी को, कि जब वस्तु सी पर रखी है, तो देखो इस केस में वस्तु सी पर रखी है, तो सी से ऊपर के सारे केसों में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ये सी है, सी से ऊपर के सारे केसों में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा, यानी कि एन लार्ज। ठीक है, सी से पहले के सारे केसों में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और सी पर आकर कैसा हो जाएगा? ये समान आकार का हो जाएगा। समान आकार का यानी कि सेम साइज का हो जाएगा। और उसके नीचे सी के पीछे, मतलब सी के पीछे वस्तु कहीं भी रखी है, तो ये प्रतिबिंब छोटा होना शुरू हो जाएगा, डिमिनिश्ड होना शुरू हो जाएगा। भाई ऐसे याद रखो ना, ये मान लो दर्पण है, ये दर्पण है, ये मैं हूं, मैं बिल्कुल मुंह रख के बैठा हूं, तो मेरी इमेज बड़ी बनेगी। अब मैं पीछे होना शुरू हो जाऊं तो मेरी इमेज क्या होगी? घटेगी ना। लेकिन अगर मान लो वस्तु है 10 सेंटीमीटर की और इमेज बनी 15 सेंटीमीटर की, एक बार इमेज बनी 15, 14, 11, तो ये सब 10 से तो बड़ी है ही ना, फिर ये 10 बन गई, फिर 10 से छोटी हो गई। तो ऐसे करके याद रखो कि पीछे की तरफ वो छोटी होनी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर भी कैसा बनेगा? प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा। तो हर एक केस में छोटा बनेगा। अब बस इसमें एक चीज और आप याद रखो, दूसरी बात आकार के लिए। एक बात तो आपने याद रखी सी, एक दूसरी बात याद रखो फोकस और अनंत। देखिए इसमें दो केस ऐसे हैं, एक बार वस्तु फोकस पे रखी है, एक बार अनंत पे रखी है। फोकस और अनंत दोनों एक दूसरे की मोहब्बत हैं, ऐसे याद रख लो। क्यों? आप याद रखोगे कि जब वस्तु फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे। और जब वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। अभी स्थिति में भी हम लिख लेंगे इस चीज को। तो आप याद ऐसे रखोगे कि अनंत और फोकस दोनों में, देखो आप, अनंत का मतलब क्या होता है? बहुत दूर। और बहुत दूर की चीजें कैसी होती हैं? बड़ी बड़ी होती हैं। भाई बहुत दूर कौन है? चांद तारे बहुत बड़े बड़े हैं। तो अनंत की चीजें बहुत बड़ी होंगी, ऐसे याद रखोगे। उसकी तुलना में फोकस की चीजें बहुत छोटी होंगी। तो जब प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा होगा तो वो बहुत बड़ा होगा, और जब फोकस पे होगा तो वो बहुत छोटा होगा। तो ये मत कह देना कि फोकस के लिए बहुत छोटा। अरे भाई फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर। चलो इनकी पहले पोजीशन ही लिख लो, आप पोजीशन लिख लो, पहले फोकस की और इसकी लिख लो। फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर बनता है, इनफाइनाइट पर बनता है। बाकी मैं आपको बाद में बता दूंगा। और इनफाइनाइट पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता है। ये लो हो गया, यानी कि एट फोकस। अब देखो, अगर प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो ये बड़ा नहीं होगा, ये होगा बहुत बड़ा, हाईली एनलार्ज। पेपर में ऐसे ही पूछता है। अगर प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है तो ये छोटा नहीं होगा, ये होगा बहुत छोटा। ये केवल डिमिनिश्ड नहीं होगा, ये हाईली डिमिनिश्ड होगा, ये बहुत छोटा होगा। तो बहुत बड़ा बहुत छोटा भी याद हो गया। अब उस पे जगह पे आ जाइए कि किस पोजीशन पे इमेज बनेगी। कि मान लो वस्तु कहीं रखी है तो कहां उसका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये तो केस क्लियर है कि इसमें तो दर्पण के पीछे बन रहा है। जब दर्पण के पीछे बनेगा ना, तो आपको स्थिति स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि कहां बनेगा, वो तो कहीं भी बन सकता है। तो दर्पण के पीछे कहीं बन रहा है तो आप कहोगे पीछे, यानी कि बिहाइंड द मिरर। फोकस और अनंत का आपको समझ में आ गया, तीन केस क्लियर। बाकी तीन केसों के लिए आप फिर से सी को पकड़ लो, और जब वस्तु सी के आगे रखी है तो आप प्रतिबिंब सी के पीछे बना दो। जब वस्तु सी के पीछे रखी है प्रतिबिंब आप सी के आगे बना दो, और वस्तु जब सी पर रखी है तो प्रतिबिंब सी पर बना दो। कितनी आसान सी बात है। यहां वस्तु सी के आगे रखी है तो प्रतिबिंब कहां बना दो? सी से पीछे, सी से पीछे, बिहाइंड द सी। जब वस्तु सी पर रखी है तो यह प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी पर बनेगा, यानी कि ऑन सी। और जब वस्तु सी से पीछे है तो प्रतिबिंब सी से आगे बनेगा, यानी कि अहेड सी या बिफोर सी। अच्छा, जो सी से आगे बन रहा है ना भाई, वस्तु सी के पीछे है तो प्रतिबिंब सी के पीछे यहां बनेगा, सी से आगे यहां बनेगा। तो सी से आगे को कई बार वो सी और एफ के बीच में भी बोल देता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। बताइए फटाफट से। हाँ जी भैया ठीक है, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। क्लियर?